नमस्कार, स्वागत है आपका चीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल है तो सबसे पहले तरीका बता देते हैं आपको। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो लगातार एक फ़ोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं या फिर उस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर शो लाइव भी चल रहा है, वहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका और एक्सपर्ट को भी हम कुछ ही देर में शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं एक बार बाजार की चाल पर। और एक सुस्त शुरुआत के बाद शानदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी 22,400 के ऊपर कर रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी में भी करीब 380 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। 47,710 के ऊपर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। और हैवी वेट काउंटर बैंकिंग स्टॉक्स, वहां से काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। स्पेशली एचडीएफसी बैंक आज चल रहा है 2% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा टीसीएस, आइशर, रिलायंस, यहाँ पर करीब 1.25% की मजबूती है। मारुति सुजुकी, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। और जब ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं तो बाजार में तेजी आना लाजमी है, क्योंकि हैवी वेट काउंटर जो है वो आज लीड ले रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, यहाँ पर स्पेशली अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज निफ्टी में भी अच्छी बढ़त और बैंक निफ्टी में भी अच्छी बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां से ज्यादा कुछ रुझान नहीं है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में वो नजर भी आ रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो निफ्टी एनएसई का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो कमजोर है। हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमजोर है। तो अगर ब्रॉडर मार्केट्स पर की बात हम करेंगे तो वहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हैवी वेट काउंटर्स फिलहाल चल रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई बाजार की। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह और अरिहंत कैपिटल से अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अभिषेक, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। ओके, चलिए, अभिषेक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। कल की कमज़ोर शुरुआत के बाद आज बाजार अच्छी रफ्तार पकड़े हुए हैं और यहाँ पर जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, काउंटर्स हैं, वो लीड ले रहे हैं आज के दिन। ओवरऑल बाजार पर आपका व्यू क्या बन रहा है और ये जो तेजी आज आ रही है ये आपको कितनी टिकाऊ लग रही है? धन्यवाद पूजा जी और प्रशांत जी, नमस्कार। देखिए, इस समय मार्केट में थोड़ा सा जो अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लिया है, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट में एक बार को प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। 22,407 का लेवल इस समय निफ्टी में चल रहा है और थोड़ा सा फोकस करें, अगर निफ्टी 22,380 के आसपास तक आ जाता है स्पॉट का लेवल, तो वहां पर एक बाय का कॉल लिया जा सकता है। आज का जो टारगेट होगा वो होगा 470 से 480 का और सेकेंड हाफ में थोड़ी तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की भी एक बार बात कर लें तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा जो अभी 47,650 के पास चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 47,600 650 के बीच में एक खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड टारगेट देखते हो तो 47,800 के लेवल यहां पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब ऑप्शन के लिए भी यहां पर थोड़ा सा मैं एक बार डेटा को यहां पर सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस समय 22,300 की पुट पे जबरदस्त ऑप्शन जो है वो वाइज बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक सपोर्ट की तरीके से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। करंट लेवल पर कहां पर अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन में? 22,300 का पुट 14 मार्च की एक्सपायरी का आप इस समय देख रहे हैं, 200 रुपए ट्रेड हो रहा है। हम जब तक ये शो देख रहे हैं तब तक 1 घंटे में इसमें अभी आपको 235 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जो ऑप्शन ट्रेडर है वो यहां पर एक बार 165 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं और अपसाइड टारगेट 235 रुपए तक का मिलेगा। साथ ही
अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप, चूंकि करंट एक्सपायरी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती, जो इस समय अभी कॉल का लेवल देख रहे हैं 230 232 रुपए, इसमें यहाँ पर एक बार बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट 270 से 300 रुपए के एट द मनी कॉल, 47,700 की कॉल 13 की जो एक्सपायरी है उस पर आप बाय करके चल सकते हैं। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। मुझे लगता है मोमेंटम फास्ट है और फर्स्ट अभी जो ट्रेड है वो फर्स्ट ट्रेड में ये ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर नजरिया रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए अपने पहले कॉलर को अपने चर्चा में शामिल करते हैं। प्रीतम है हैदराबाद से। प्रीतम जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं, जरा पूछिए। जी नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी गुड मॉर्निंग। जी सर, मुझे जानना था, पीसीबीएल एक स्टॉक है जी। मैं जो 294 पे 100 शेयर लिया हूँ, और अशोक लेलैंड 174 पे 50 शेयर। अशोक लेलैंड आपने किस लेवल पे लिया है? 174 सर। ओके ओके, चलिए आपका नजरिया जरा एक बार बता दीजिए, लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म नजरिया है? प्रीतम आप तक आवाज आ रही है? जी सर, मेरा 5 साल तक नजरिया है, ठीक 5 ईयर्स तक मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो काफी लंबी अवधि का नजरिया दोनों ही स्टॉक से, पीसीबीएल और इसके साथ ही जानना चाहते हैं अशोक लेलैंड पर रहा है। रवि मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिलिप्स कार्बन में अगर हम देखें तो इनकी खरीदारी ऊपरी स्तरों पर है, लगभग 294 रुपए की खरीद है इनकी। 5 साल का नजरिया चाहते हैं। और दूसरा स्टॉक अगर अशोक लेलैंड देखें तो यहां पर भी 170 रुपए पे इन्होंने एंट्री ली हुई है। बताइए क्या राय होगी? देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी पीसीबीएल को देखते हैं। वैसे ये स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्शन आया है वो थोड़ा सा 341 रुपए का हाई बनाया था इसने 8 फरवरी 2024 में। उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। टेक्निकली इस समय भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 240 और 50 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय आप 240 का एक टेक्निकल स्टॉप लॉस डालकर रखिए, उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए, दूसरी राह पर चलना चाहिए। और दूसरा स्टॉक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरा जो आपका स्टॉक अशोक लेलैंड है, देखिए बेहतरीन स्टॉक है, 168 चल रहा है, 165 तक मैक्सिमम अभी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। और टेक्निकली भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 162, 160, 158, 155, मतलब छोटे छोटे सपोर्ट आपको नजर आएंगे। अपसाइड के मोमेंटम की बात करें, लंबा नजरिया है तो होल्ड करके रखिए, बल्कि आप 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें पोजीशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक नया स्टॉक चूज करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और एक बार पीसीबीएल को 240 के नीचे जाता है तभी निकलिए, पहले मत निकलिए। 240 के नीचे जाता है निकल जाइए। अब ऊपर कितना आएगा, पीसीबीएल 280 के आसपास आता है तो भी निकल जाइएगा, बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिखाएगा, तो ट्रेंड बदलने में फायदा होगा। ठीक है, तो ये है सलाह पीसीबीएल पर। मुंबई से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास डेटा, मेरा नाम राहुल कुकरेजा है। मैं मतलब मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरे पास डेटा पैटर्न के 600 शेयर है, 700 रुपए के भाव से खरीदी। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो राजेश जी। पहले तो बहुत ही बढ़िया लेवल पर एंट्री की आपने। और क्या करना चाह रहे हैं आप, और समय देना चाह रहे हैं डेटा पैटर्न्स को? बहुत बहुत मुबारक हो राजेश जी, पहले तो बहुत ही बढ़िया लेवल पर एंट्री की आपने। चलिए, अब आपसे रिक्वेस्ट होगी और तमाम दर्शकों से भी रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप अपना सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हम आपको थोड़ा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। चलिए, सवाल है उनका। और राजेश जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस शानदार मुनाफे के लिए। काफ़ी अच्छे लेवल पर लिया ये। 2022 के आसपास की एंट्री इनकी लग रही है डेटा पैटर्न्स में, और ज़्यादा समय इनको नहीं देना पड़ा, कुछ ही समय में इनका मुनाफा शानदार हो चुका है। अगर थोड़ा काउंट किया जाए तो करीब 1 करोड़ के आसपास का शायद मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। तो शानदार मुनाफा इस पर, इस शेयर पर। लेकिन माफ़ कीजिएगा 10 लाख का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। लेकिन
3000 का स्टॉक ने अपना हाई छुआ था, उसके बाद से स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आया है। हालांकि अभी भी अपने ऊपरी स्तरों के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 12% की गिरावट भी आ चुकी है। केवल एक हफ्ते में 300 पॉइंट्स ये स्टॉक टूट चुका है। रवि जी, आपसे ही सवाल होगा, डेटा पैटर्न्स पर क्या करें? अभी बने रहे, क्योंकि अब करेक्शन दिखना भी शुरू हो चुका है स्टॉक में, तो करेक्शन से डरने की ज़रूरत है या फिर मुनाफा थोड़ा बुक करके निकल जाना चाहिए इन्हें? पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है, एक तो पहली बात है कि सर को टीवी पे आपकी आवाज जरूर बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए उन्होंने टीवी के वॉल्यूम में वापस से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल एंजॉय करते हुए ट्रेड करना बहुत मजेदार है। और देखिए, एक चीज यहाँ पर बताऊंगा, डेटा आप सही चैनल पर सही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये शेयर 3000 तक गया, 3000 से 2400 आ गया। अभी ये थोड़ा सा करेक्शन अगर और देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 2100 और 2000 के लेवल आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? देखिए सर, एक लिमिट होती है। आपने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म के निवेशक है, कोई बात नहीं। जब स्टॉक में आपको 100% से ऊपर के रिटर्न या 50% के रिटर्न मिले तो समझदारी होती, किसी को कंसल्ट करिए, थोड़ा प्रॉफिट वहां पर बुक करिए, दोबारा एंट्री कर लीजिए। अब मैं आपकी जगह अगर होता तो अपने प्रॉफिट को एक बार, मैं 3000 तो नहीं पकड़ सकता, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन 2700, 2800, 2600 कुछ काट लेता। वापस कहां पर खरीदूंगा? खरीदने के लिए बेस्ट लेवल आप वापस से 2100 और 2200 के आसपास आता है तो खरीद सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 3200 तक के टारगेट आएंगे। और 5 साल की बात करें तो मुझे लगता है कि हम 4500 से ऊपर के रेट पर बैठे होंगे। तो आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन समझदारी उसी में है कि आप सोच समझ के निवेश करें, जल्दी से स्ट्रैटेजी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाल पाए। मार्केट में उतार और चढ़ाव का थोड़ा फायदा जरूर लें, और इसलिए यहां पर आप ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहें। ठीक है, तो रवि जी की तरफ से आपको बेहतर सलाह इस वक्त मिलती हुई राजेश जी। उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपके काम आए। बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से हैं, विनीत सिंह सोलंकी। विनीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, दिलीप सिंह सोलंकी नाम है मेरा। ठीक है, माफी चाहेंगे, दिलीप सिंह सोलंकी नाम है, रतलाम से हैं। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, रिलायंस इंफ्रा के 2500 शेयर है मेरे पास, 2500, 180 के भाव के लिए मैं। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा के 180 के भाव पे आपने 2500 शेयर लिए हुए हैं। चलिए इस पर एक राय देने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपके भाव से ये स्टॉक जिस तरह की तेजी इसने दिखाई है उसने ज़बरदस्त मुनाफा आपको यहाँ पर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक भी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा संतोष जी हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। संतोष जी बताइए, रिलायंस इंफ्रा पे क्या सलाह आपकी होगी? 180 की खरीद है, इनके भाव से जबरदस्त मुनाफा इस वक्त आता हुआ। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है कि अगर आपको फायदा है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखें ऑपरेशनली कंपनी में प्रॉफिट है, लेकिन चूंकि डेट बर्डन कंपनी पे काफ़ी है, तो जिसके कारण कि इनको नेट लॉसेस हैं टीटीएम बेसिस पे, और लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है जबकि आपको प्रॉफिट हुई है और आपको निकलना चाहिए, मुझे लगता है इनसे। ठीक है, तो रिलायंस इंफ्रा में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। अब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर सौरभ जी, नमस्कार। सवाल पूछिए अपना। धनलक्ष्मी बैंक है 56 रुपए पे 2000 शेयर। ठीक है, कब लिया था आपने ये हो गया मैम एक मंथ से ज्यादा। और दूसरा एक है ठीक है, न्यूरेका है। धनलक्ष्मी बैंक फिलहाल नुकसान हो रहा है। ओके, लाइन कट गई है, थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ पर, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। धनलक्ष्मी बैंक उन्होंने 2000 शेयर्स 56 रुपये पर लिया है। सौरभ जी, अगर कुछ और भी सवाल होगा तो आप हमें दोबारा संपर्क करने की कोशिश कीजिए। नुकसान काफ़ी हो रहा है इनको यहाँ पर, करीब 56 रुपये पे इन्होंने लिया था, थोड़ा ऊपरी स्तर पे लिया था जब स्टॉक अपने हाइस के आसपास था, और वहाँ से काफ़ी टूट चुका है। और हाल फिलहाल में स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी आई धनलक्ष्मी बैंक में, 24,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है इनको स्टॉक में। सवाल पर आएंगे, लेकिन एक बार एक नज़र मार्केट पर डाल लेते हैं। और एकाएक तेज़ गिरावट आई बैंक निफ्टी में, 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है।
और निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब करीब 200 अंक फिसल चुका है और 47 अंकों की गिरावट आई है। 47 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो लगभग 200 अंक टूट चुका है निफ्टी। और बैंक निफ्टी जहां थोड़ी देर पहले अभी 300 अंक ऊपर था, ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे तो करीब 600 अंकों की गिरावट यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो एकाएक भारी गिरावट आई है, भारी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऊपर आया था बाजार, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करने का समय था यहाँ पर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रवि भी आपको बताए थे कि एक करेक्शन यहाँ पर आ सकता है बाजार में। तो इस वक्त का ये हाल, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक ये फॉल आया है इस वक्त मार्केट में। तो ये एक बार हमने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आया था सौरभ जी का। संतोष जी, क्या सजेस्ट करेंगे? धनलक्ष्मी बैंक में 56 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ था, थोड़ा ऊपरी स्तर पर एंट्री कर ली थी, अब नुकसान झेल रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक में क्या और गिरावट यहाँ से आ सकती है? इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि जो बेहतर बैंकें हैं उसमें तो ये बैंक नहीं आती है, क्योंकि अगर आप इनके पैरामीटर्स को देख लें, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हम कहते हैं, वो उतनी अच्छी दिख नहीं रही है बैंक में। और रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी नीचे है, 0.34% के आसपास है। तो गिवन द पैरामीटर्स अच्छी स्थिति में बैंक नहीं है। इवन कि जब बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं कि सारे पैरामीटर सारे अच्छी बैंकों के अच्छे हो रहे हैं, और बावजूद उसके कि इस बैंक ने उतना ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखाई है इन सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे। तो मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आपको लॉस भी हो रहा है तो वेट करें अपॉर्चुन टाइम का, और किसी भी उछाल में आपको निकलने की सलाह होगी यहाँ से। किसी भी उछाल में इस स्टॉक से निकलने की सलाह आपको मिलती हुई संतोष जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। वसीम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई से। गुड मॉर्निंग वसीम, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मेरे पास 2 स्टॉक है, एक टीसीआई एक्सप्रेस है और एक एक्शन कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो टीसीआई एक्सप्रेस तो सर मेरा 1460 का लेवल का लिया हुआ है 100 शेयर। ठीक है। और एक्शन कंस्ट्रक्शन मेरा 823 रुपये का 100 शेयर है। अच्छा, एक्शन कंस्ट्रक्शन आपने 823 रुपए पे ना? जी ठीक है, ठीक है। नजरिया आपका लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म? जी जी, नहीं लॉन्ग टर्म के इरादे से। लॉन्ग टर्म के इरादे से, ठीक है। टीसीआई एक्सप्रेस में तो हम देख रहे हैं कि आपको नुकसान यहाँ पर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक्शन कंस्ट्रक्शन में आपको मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। रवि, जरा दोनों ही स्टॉक्स पर राय दीजिए। टीसीआई एक्सप्रेस 1400 के ऊपर की खरीद है, और वहीं बात करें अगर हम एक्शन कंस्ट्रक्शन की तो 823 रुपए की खरीद एक्शन कंस्ट्रक्शन में। देखिए, इस समय दोनों स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है और टेक्निकली बहुत वीक हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीसीआई एक्सप्रेस को देखते हैं तो ये 850 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि फॉर द शॉर्टर पीरियड एक बार को आपको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप दूसरा स्टॉक आपका देखते हैं तो दूसरे स्टॉक में भी यहाँ पर एक करेक्शन जोन दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा मिल रहा है तो एक बार को बुक कर लीजिए। मार्केट में खास तौर से इन दोनों स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। और जहां तक गिरने की बात है, मुझे लगता है कि 3 से 5% तक की दोनों स्टॉक में भी गिरावट होगी। तो यहां से एक बार निकलने की राय होगी। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, यहां से मुझे कुछ दूसरे स्टॉक्स परचेज करने हैं, तो आप थोड़ा सा रुक करके धीरे धीरे करके आप परचेजिंग स्ट्रैटेजी बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। और अगर आपको लेना ही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा डिफेंसिव काउंटर लीजिए। डिफेंसिव काउंटर का मतलब है आप नेशनल एल्युमिनियम, भेल या फिर आप बीईएल, इन तीनों काउंटर में आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन ले सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, उनको शिफ्ट करके आप इन 3 स्टॉक्स में स्विच कर सकते हैं। पहला नेशनल एल्युमिनियम, दूसरा भेल और तीसरा बीईएल, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। इनमें स्विच कर लीजिए। मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव यहाँ पर मिलेंगे और ये अच्छे करेक्शंस के बाद एक अच्छे यहाँ पर लेवल पर मिल रहे हैं। तो आपने जो भी स्टॉक्स हैं आपके वहाँ से निकलने की सलाह और कुछ स्टॉक सजेस्ट किया है रवि ने, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। ये राय रवि जी की। बढ़ते हैं ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ हैं एडलिटिक.in के आदित्य अरोड़ा। आदित्य जी बताइए, आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।
देखिए, आज की मेरी रणनीति रहेगी तेजी की साइड। बहुत दिन बाद आज बाजार में, बहुत दिन नहीं थोड़े दिन से गिरावट चल रही थी और आज एक फ्रेश साइंस दिख रहे हैं तेजी के। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी साइड ज्यादा ट्रैक्शन है, ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप है, तो वहां पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बन सकते हैं। मेरी बेट रहेगी इंडिया मार्ट पे, उसको बाय किया जा सकता है 2660 में। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 83.60 और 2700 का कॉल सेल करना है जो चल रहा है 65.30। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 5490 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 6510। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी इस ऑप्शन की रणनीति के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क डिस्क्लोजर हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर, क्योंकि 90% लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान होता है। नुकसान किस तरह का होता है ये भी आपके सामने रखा, तो बहुत सोच समझ कर ही निवेश करें। चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, आईपीओ कॉर्नर की, जिसे लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज से ऑटोमोबाइल कारोबार में कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का आईपीओ खुल गया है। इशू साइज है करीब 602 करोड़ रुपए का और उसमें जो ऑफर फॉर सेल है वो है 350 करोड़ का। 250 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है। ये कंपनी अगर इसकी बात करें तो प्राइस बैंड 280 से 295 रुपए है। लॉट साइज है 50 शेयरों का और 1983 में कंपनी की शुरुआत हुई। ऑटोमोबाइल की डीलरशिप का काम करती है और पहले ही जिसको डीलरशिप थी वो मारुति सुजुकी की थी, उन्होंने उसको खोली थी। और ऑटो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट, इसके अलावा पुरानी गाड़ियां भी ये कंपनी बेचती है। तो पॉपुलर व्हीकल काफ़ी इसका लंबा चौड़ा कारोबार है। इसको ज़रा समझते हैं विस्तार से कि आपको आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, वैल्यूएशन किस तरह के हैं, इसका कारोबार किस तरह का है, और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले तो आस्था जी ये बताइए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, एग्जैक्टली ये करती क्या है? क्या ये प्री ओन्ड व्हीकल्स वाले सेगमेंट में है या फिर डीलरशिप या फिर कंपोनेंट बिक्री के कारोबार में भी कंपनी है? क्या करती है ये कंपनी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जी देखिए, कंपनी एक ऑटोमोबाइल डीलर है, बेसिकली डीलरशिप का काम करते हैं और बहुत पुरानी कंपनी है। इसमें इनका काफी ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखिए, ये 3 सेगमेंट्स में ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जिसमें कि लग्जरी सेगमेंट में आता है। दूसरा आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट आता है, जिनको कि ये केटर करते हैं। और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट। तो ये 3 सेगमेंट में काम करते हैं। अब जब भी कोई ऑटोमोबाइल डीलरशिप में काम होता है, तो उसमें सब तरह के काम ये देखते हैं, चाहे से सेल ऑफ न्यू व्हीकल हो, चाहे से इसमें आफ्टर जिसे देखते हैं सेल होने के बाद जो सर्विस प्रोवाइड करना हो वो हो, चाहे से स्पेयर पार्ट की बिक्री हो। तो जो एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिज़नेस होता है, वो पूरा बिज़नेस ये लोग कैटर करते हैं। जी, ठीक है। तो डीलरशिप से जुड़ी ये कंपनी है। अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर, और पैसों का जो इस्तेमाल करेगी कंपनी कर्ज चुकाने पर करेगी, अपनी सब्सिडरीज में निवेश बढ़ाएगी और कुछ ऐसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज पर भी ये कंपनी खर्च करेगी। तो आस्था जी, कंपनी आपको किस तरह की लग रही है ये? क्या इसमें पैसे लगाने हैं? कैसे क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए, कंपनी ये अच्छी कंपनी है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और क्योंकि डीलरशिप बिज़नेस में है तो फाइनेंशियल्स भी इनके बढ़िया हैं। जब डीलरशिप का बिज़नेस होता है तो अभिषेक जी, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप सर्विस करते हैं, उसमें कंपनी का मेजरली मार्जिन आता है। जो हमारी गाड़ियाँ सर्विस होने के लिए जाती है खरीदारी होने के बाद, वहाँ पे मेजर मार्जिन कमाया जाता है। अब इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 15% जो रेवेन्यू का टोटल हिस्सा है, उसका 15% ये सर्विसिंग से आता है और मेजर कंट्रीब्यूशन जो इनका एबिटा और पैट में है, वो वहाँ से है। तो कंपनी बढ़िया है। फाइनेंशियल्स में भी अगर मैं सीएजीआर ग्रोथ की बात करूँ, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब में एक डिसेंट सीएजीआर ग्रोथ है। आरओई, आरओसीज़ रेशियो भी कंफर्टेबल लेवल पे है। अगर 2023 की बात करें तो 18-19% के आसपास है। लेकिन अब कंपनी बढ़िया है, सब अच्छा है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखने वाली है। सबसे पहले तो इसका क्लोज़ कॉम्पिटिटर है लैंडमार्क।
और लैंडमार्क कार की हम बात करें तो वो प्योरली देखा जाए तो लग्जरी सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे मर्सिडीज़ वगैरह की डीलरशिप में वो कंपनी है। अब हम सब जानते हैं कि जब लग्जरी कार्स की से सर्विसिंग की बात आती है तो हम कहीं पे भी नहीं जाते, तभी डिमांड एक ऑथराइज्ड डीलर की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉपुलर व्हीकल की, तो ये भी डीलरशिप में है। जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे चली गई हैं। आस्था जी, कुछ तो दिक्कत है, इसको चेक करेंगे। वैसे कंपनी अच्छी है, पुरानी कंपनी है। लैंडमार्क में सिर्फ फ़र्क ये है कि लैंडमार्क लग्जरी कार्स में डील करती है, जैसा कि आस्था जी बता रही थी, और ये यूज़र एंड सेगमेंट वाली गाड़ियों में भी ये कंपनी डील करती है। मारुति की डीलरशिप के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। आस्था जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अपनी बात आप जारी रखिए। जी बिल्कुल। माफ़ कीजिए। तो देखिए थोड़ा-सा तकनीकी दिक्कत है क्योंकि मैं बाहर से जॉइन हुई हूँ आज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक-ठाक है, लेकिन जो इसका क्लोज़ कॉम्पिटिटर है लैंडमार्क का, उससे इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन रीज़नेबल वैल्यूएशन भी है। तो उन्होंने लैंडमार्क का से तो वैल्यूएशन रीज़नेबल किया है। मुझे जो देखने वाली बात है वो ये लग रही है कि कंपनी आगे चल के अपना अगर सर्विसिंग पार्ट बढ़ाती है, तो और भी बढ़िया मार्जिन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी अच्छी है और ये देखना रहेगा कंपनी उस पोर्शन को कैसे बढ़ाती है। हम सब जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी काफ़ी बढ़िया है। ऑटोमोबाइल की लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो खटकती है वो ये कि मेजर कंसंट्रेशन केरला में है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो बेसिकली मेजरली ये केरला कंसंट्रेटेड है। तो अभी किस तरह से पैन इंडिया में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो 2-3 पैरामीटर्स के चलते हम इसे लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइब की रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक जी अभी आप देखिए मूड और माहौल भी इतना अच्छा नहीं है मार्केट्स में, तो वो भी एक असर क्रिएट करता है कंपनी की जो नए आईपीओज़ आते हैं उनकी लिस्टिंग पे। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लगाने की यहाँ पे सलाह रहेगी और जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, वो ही इस आईपीओ में लगाएँ, यही हमारी राय है। इसी के लिए आपको लगाने की सलाह है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप लगाइए। वैसे पॉपुलर व्हीकल इन्होंने केरला में ही अपना पहला डीलरशिप इन्होंने शोरूम खोला हुआ था। आशा जी, आपने कहा कि आप बाहर से बातचीत कर रही हैं। मुंबई से बाहर आप हैं या देश के बाहर चली गई हैं? नहीं, नहीं मैं देश में ही हूँ, राजस्थान जयपुर से मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे होम टाउन से, इसलिए हो सकता है थोड़ी तकनीकी दिक्कत आए। हाँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसे पिंक सिटी से होम टाउन जयपुर, बढ़िया है, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है वैसे। आशा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि क्लोज ये कॉम्पिटिटर है कहीं न कहीं लैंडमार्क कार्स की। हालाँकि बहुत तुलना करना तो ठीक नहीं है क्योंकि एक लग्ज़री में डील कर रही है, एक नॉन लग्ज़री एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें डील कर रही है पॉपुलर व्हीकल्स से। फिर भी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, क्या आपको वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं? और दूसरी छोटी चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को लिस्टिंग के लिए ही लेना हो, तो क्या वो छोड़ दे या फिर ले सकता है 5-10%, 20% के लिए? देखिए सबसे पहले तो लैंडमार्क का जो वैल्यूएशन हुई है, तो वैल्यूएशन इन्होंने कहा 40 टू 40 पे चल रहा है, जबकि इन्होंने तो रीज़नेबल वैल्यूएशन है, लेकिन उसके पीछे के कारण भी हैं कि केरला में कॉन्संट्रेटेड है जैसे कि और मार्जिन्स जो देखे जाएँ, वो लैंडमार्क कार के ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनका 25% सर्विस से आता है और सर्विस सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हायर मार्जिन बिज़नेस रहता है। तो वहाँ पे कंपनी अब किस तरह से अपना ये कंट्रीब्यूशन जो सर्विसेज़ से आ रहा है रेवेन्यू का, वो बढ़ाएगी, वो देखने वाली बात है। दूसरी तरफ पॉपुलर व्हीकल की भी बात करें तो लग्जरी सेगमेंट में तो ये भी है, लेकिन इनके और भी सेगमेंट्स हैं जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट क्योंकि टाटा मोटर्स की भी इन्होंने डीलरशिप दे रखी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लग्जरी सेगमेंट में कॉन्संट्रेटेड नहीं है, ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखा जाए तो डिमांड जो लग्जरी व्हीकल्स की है और स्पेशली अगर हम आफ्टर जो खरीदारी होने के बाद जो सर्विस की बात करते हैं, वो लग्जरी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि बड़ी-बड़ी कार्स जब ली जाती है तो उनको हर कोई जगह कोई भी सर्विस कराने नहीं जाता है। तो वो एक पैरामीटर है जिस पे कि लैंडमार्क कार थोड़ा-सा इससे आगे है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक-ठाक है, कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे लैंडमार्क कार से इतने अच्छे नहीं है, इसलिए जो सारा मिला-जुला लेखा है,
वो यही दर्शाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है। लिस्टिंग गेन की यहाँ पे इतनी श्योरिटी नहीं लगती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैल्यूएशन पे इन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ा भी है अपसाइड पे, तो अगर मार्केट ने साथ दिया तो छोटे-मोटे गेन भी हो सकते हैं। तो सलाह यही है कि अगर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के मार्केट मूड माहौल को कोई नहीं माप सकता, रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएँ, नहीं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। तो कंपनी ठीक है, पसंद है, लेकिन लिस्टिंग गेन को लेकर बहुत उम्मीदें नहीं हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पैसे लगा सकते हैं पॉपुलर व्हीकल्स में। आस्था जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बिजी शेड्यूल से छुट्टी के दिन अपने होम टाउन से आपने समय निकाला। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। प्रशांत, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और हम लगातार मैनेजमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने आईपीओ की भी चर्चा की और इसी कड़ी में भारत हाईवे की लिस्टिंग हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में निवेश प्रबंधन का काम करती है कंपनी के ग्रोथ और आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के सीईओ अमित कुमार सिंह जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले लिस्टिंग पर, आपके आईपीओ की लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई। और मैं जितना डेटा है उस हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है 7 हाईवेज का, ये काफ़ी स्थिरता वाला पोर्टफोलियो है, अच्छी रेवेन्यू भी है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ग्रोथ के लिहाज से देखें तो क्या आपकी तैयारी आगे और भी एसेट्स को के अधिग्रहण करने की है, ताकि आगे भविष्य में और बेहतर तरीके से कैश फ्लो जनरेट हो सके? हाँ, तो अगर आप देखें ये जो 7 हैम एसेट्स, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एसेट्स जो हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब आपका 100 रुपये का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो आपको NHAI 40 रुपया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्ट, जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो आपको तभी NHAI दे देती है। एंड 60 रुपीज़ NHAI आपको देती है ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी एनुअल एन्युटीज। तो आपको 15 वर्षों में हाफ ईयरली बेसिस पे आपको 30 एन्युटीज मिलती हैं। सो ये एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है जो अभी हमने 7 एसेट्स को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं अंडर दिस इन्विट, जो पैसा हमने रेज किया है। उसके बाद हमारा प्लान ये है कि GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो एक बैकर है हमारे इन्विट प्लेटफॉर्म का, हमने GR इंफ्रा के साथ एक इन्विट ने रोफो साइन किया, विच इज राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जहां पर GR इंफ्रा ये 23 और एसेट्स जो जब भी GR इंफ्रा के कंप्लीट होंगे और इनका 1 ईयर ऑपरेशन हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका होगा, इन्विट ये एसेट्स को एक्वायर कर लेगा ओवर द से नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो अगले 3 से 4 वर्षों में हमें लगता है कि हम ये एसेट्स एक्वायर कर लेंगे। वी हैव अ रोफो, हमारे पास रोफो है GR इंफ्रा के साथ। उसके अलावा अगले 5 वर्षों तक GR इंफ्रा अपने रोड सेगमेंट्स के अंदर जो भी डेवलप करेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन करेगा, उस पे भी इन्विट का एक रोफो होगा। सो दैट मीन्स 7 + 23 30 एसेट प्लस अगले 5 साल तक GR इंफ्रा जो भी कंस्ट्रक्ट करता रहेगा उस पे भी इस इन्विट का रोफो होगा। सो इस प्रकार हम अपना जो ग्रोथ है उस ग्रोथ का टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रयासरत हैं कि एसेट जैसे जैसे GR बनाता रहेगा ये इन्विट लेता रहेगा। इसके अलावा दिस इज वन पार्ट, ये तो एक पार्ट हुआ। इसके अलावा जो भी देयर कुछ और भी लोग हैं मार्केट में जो अपने एसेट्स सेल करना चाहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ कैपिटल करना चाहते हैं। हम वो सारे एसेट्स भी देख रहे हैं, मतलब वी आर इवेल्युएटिंग 2-3 सिचुएशंस जहां पे हम लोग देख रहे हैं 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सेल करना चाहते हैं, हम उनका इवेल्युएट कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जैसा रोफो हमने GR के साथ किया है, हम चाहते हैं कि वैसा रोफो हम किसी और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी करें, ताकि हमारा जो ग्रोथ है वो बेसिकली इंश्योर हो जाए। ग्रोथ मतलब जो हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारा इन्विट ग्रो करे, वो ग्रोथ हम एक हिसाब से अपना इंटैक्ट करना चाहेंगे। तो ये रोफो विद GR और अदर पार्टी उसके साथ, प्लस और भी जो आउटसाइड थर्ड पार्टी एसेट्स हैं जो मार्केट में हैं, जिनको हम एक्वायर करके अपने कैश फ्लो को बढ़ाना चाहेंगे, अपनी इन्विट लाइफ को एक्सटेंड करना चाहेंगे। सो दीज आर द 2-3 वेज जिसके थ्रू हम अपना ग्रोथ को, जो हमारा ग्रोथ है उसको हम इंश्योर करना चाहेंगे। बिल्कुल। अमित जी, ये भी समझना चाहेंगे कि आपके रेवेन्यू में तो गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपके मुनाफे में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि हमने देखा कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो चार्जेस है वहाँ पर कमी आई, उससे आपके मुनाफे को सपोर्ट मिला। अब आने वाले क्वार्टर के लिए हम समझना चाहेंगे कि क्या आपका जो मुनाफा है वो इन्हीं लेवल्स पर आगे भी सस्टेनेबल रहेगा? सो आप अगर हमारे कैश फ्लो को देखेंगे तो
हमारा जो कैश फ्लो है, अगर मैं अपने 7 एसेट से जो हमें एन्युइटीज़ मिलती हैं इन 1 ईयर, अगर मैं उसको देखूं, वो FY25 में मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 1,000 करोड़ से ऊपर, मे बी 940-45 करोड़ विल बी द नंबर फॉर FY26, जो 2026 का नंबर होगा हमारा, 940-45 करोड़। लेकिन ये तो हमारे 7 एसेट्स से जो कैश फ्लो आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। सॉरी, इसमें एक अगर आप देखेंगे कि हमने जो रोफो किया है GR के साथ, उसमें जैसा मैंने बताया पहले कि जैसे जैसे एसेट्स कंप्लीट होते जाएंगे, रोड कंप्लीट होते जाएंगे, GR कंस्ट्रक्ट कर देगा, 1 साल का ऑपरेटिंग हिस्ट्री हो जाएगा, फिर इन्विट उसको एक्वायर कर पाएगा। तो अगर आप देखें कि जैसे मे बी FY25 और एंड FY26 दोनों में ही कुछ और भी एसेट्स हैं जो हम GR से एक्वायर करेंगे, प्लस हम जो बाहर से एसेट्स लेते हैं वो सारे एसेट्स का अगर कैश फ्लो हम ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा जो ग्रोथ है, आप कैश फ्लो में आप देख रहे हो, वो कैश फ्लो आपको ज़्यादा दिखेगा, जो नेट प्रॉफिट है ज़्यादा दिखेगा। अभी आप जो नेट प्रॉफिट देखते हुए थोड़ा सा अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम इंड एस पर्सपेक्टिव, जो थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे दर्शकों और इन्वेस्टर्स के लिए समझना। सो मैं इसमें दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो कैश फ्लो देखें। हमारा कैश फ्लो अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास FY25 का है, 940-45 करोड़ FY26 का है, प्लस जो और रोफो एसेट्स हम एक्वायर करेंगे उससे हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, हमारा EBITDA बढ़ेगा, और जो हमने गाइडेंस दिया अपने इन्वेस्टर्स को, वो गाइडेंस हम आराम से अचीव कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। जी, एक चीज और समझना चाहूंगा कि क्या इस तरह के कारोबार में अगर हम नियमों को देखें तो क्या किसी तरह का खतरा होता है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का, जो रियायत होती है, कंसेशन जो होता है उसे लेके? नो सी, टर्मिनेशन आप देखेंगे ना, अगर आप ये जो कंसेशन एग्रीमेंट है जो कोई भी SP में जो भी कंपनी साइन करती है NHAI के साथ, अगर आप इसको अगर आप ढंग से एक बार पढ़ें या गो थ्रू करें तो आपको देखेंगे कि एक ही क्लॉज है जिसके अंदर NHAI टर्मिनेट करता है प्रोजेक्ट को अगर आप रोड को ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सो हमने जनरली देखा होगा कि एक बार रोड बन जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या रोड बनी है, लेकिन उससे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है उस रोड को मेंटेन करना अगले 14-15 साल। और हमने क्या किया है कि हमारा जो स्पॉन्सर है आधारशिला, और प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी आधारशिला ही प्ले कर रहा है। आधारशिला एक बैक टू बैक एग्रीमेंट किया है GR इंफ्रा के साथ, जहां पे ये सारे 7 एसेट्स प्लस जो भी और बैलेंस एसेट्स हम GR से लेने की बात कर रहे हैं अंडर रोफो, या जो एसेट्स हम बाहर से भी खरीदेंगे, हम एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं GR के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।